चले देखिए केमिस्ट्री पोर्शन को। पहले MCQs में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव हाईएस्ट pH। सो pH आपके पास जितना ज़्यादा होगा, pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट बेसिसिटी। अच्छा, हमने पढ़ा था बफर सोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। बफर सोल्यूशन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर किससे बनता है? एसिडिक बफर आपके पास वीक एसिड से बनता है और इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक बफर का अगर आप ओवरऑल pH कंसिडर करोगे तो एसिडिक बफर का ओवरऑल pH आपके पास लेस देन 7 होगा, ठीक है। अच्छा, अब बफर में आपके पास दो पोर्शन होते हैं, एक वीक एसिड होता है, एक इसका साल्ट होता है। तो अगर आप वीक एसिड का pH देखोगे तो इसका pH लेस देन 7 होगा, लेकिन अगर आप इसके साल्ट का pH देखोगे तो इसके साल्ट का pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। अच्छा, वीक एसिड हमारे पास कौन से है? लाइक एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड और इसका साल्ट हमने कैसे बनाना है? हाइड्रोजन को हटा दें और इसकी जगह पे कोई मेटल लगा दे तो ये इसका साल्ट हो जाएगा। अब वीक एसिड हमारे पास क्या है? कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो इसका साल्ट हमने किस तरह बनाना है? हाइड्रोजन को हटा दें और इसकी जगह पे कोई भी मेटल लगा दे तो आप ये चेक कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट लिखा है। तो सोडियम कार्बोनेट का नेचर क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेस से एक्चुअली बनता है। सो दैट्स वाई इसका pH सबसे ज़्यादा होगा। MCQs 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटोनेटिक एसिड। वो एसिड बता रहे जो कि प्रोटॉन नहीं देता। तो हमारे पास जितने भी आपके पास ग्रुप नंबर 3 है ना, तो ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। और लेविस एसिड क्या होगा कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन ये वाला है BOH होल 3, तो यार ये एसिड है लेकिन ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये प्रोटॉन नहीं देता। बाकी अगर आप देखिए H2SO4 लिखा है, H3PO4 लिखा है, तो ये प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, ये प्रोटॉन देते हैं। ऑप्शन नंबर किधर है? हाँ, सल्फर, तो सल्फर ग्रुप नंबर 6 से है ना। यस, में मतलब सेंट्रल एटम को आपने देखना है, सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड MCQs है। आपके पास ये रिएक्शन लिखा है अमोनिया फॉर्मेशन, ठीक है। हाइड्रोजन है साथ में और 2 अमोनिया बनाता है और साथ में आपको बताया है कि यार ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हीट प्रोड्यूस करेगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? यार ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। अब आपको बताया है कि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपने ये वाला रिएक्शन का रेट क्या करना है? वो इंक्रीज करना है। तो यार ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? वो एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक किस टेम्परेचर पे फेवर करता है? लो टेम्परेचर पे फेवर करता है। ले चार्टर प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करें, लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा। अच्छा, ले चार्टर प्रिंसिपल में आपने प्रेशर को भी तो इग्नोर नहीं करना। तो अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वो ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर आपने यहाँ से मतलब वॉल्यूम कम कर देना है तो प्रेशर क्या करना होगा? हाई करना होगा। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, MCQs 4 है आपके पास। आपको ये इक्वेशन लिखा है HI है और कह रहा है कि ये कन्वर्ट होता है हाफ H2 में और हाफ I2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हाफ H2 में कन्वर्ट होता है और हाफ I2 में कन्वर्ट होता है। MCQs 4
और साथ में लिखा है कि यार इसका जो के सी वैल्यू है, के क्या है, वो आपके पास 8 है, ठीक है। और बताया है कि अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरह लिखूं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसका के क्या होगा। तो यार इस इक्वेशन में अगर आप देखें ना तो दो बातें हुई हैं। एक इक्वेशन को रिवर्स किया है और दूसरा जो है इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, वो 2 से मल्टीप्लाई किया है। देखो दो बातें हुई हैं। पहला क्या हुआ है, इक्वेशन को मैंने रिवर्स किया है और दूसरा मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अच्छा, अब अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करोगे ना तो उसका के वैल्यू क्या होगा, वो भी उलट होगा। लाइक के 8 है ना तो ये 1/8 बन जाएगा, लाइक 10 है ना तो ये 1/10 बन जाएगा। और इक्वेशन को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना वो नंबर किधर चला जाएगा, वो उसके पावर पे चला जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के सी। तो यार अब पहले मैंने इक्वेशन को रिवर्स किया है ना, तो जब रिवर्स करेंगे तो के वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। और दूसरा मैंने इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये 2 किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 1/64 आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। MCQs 5 है कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यार वो वाला गैस लिक्विफाई होगा ना जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अच्छा, दोबारा वही क्वेश्चन है कि वंडरवाल इक्वेशन यानी रियल गैस इक्वेशन एक्ट एज आइडियल गैस, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे अगर आप लेट सपोज आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करोगे ना तो क्या करना होगा, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना है और लो प्रेशर। लेकिन अगर आप रियल को दोबारा आइडियल में कन्वर्ट करोगे तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो यस, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, और यहाँ पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो MCQs में आपको बताया है, आपको ये बताया है, ठीक है, कि रियल गैस कन्वर्टेड इनटू आइडियल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड। ये बात याद रखिए कि मैक्सिमम डिविएशन कौन करेगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मैक्सिमम डिविएशन के। डिविएशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब वो रियल बिहेवियर ज़्यादा शो करेगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो यार अमोनिया लिखा है, और अमोनिया में कौन सी फोर्सेज होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। किसमें नहीं, पहले आपने उसको देखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखना है। अब लेट सपोज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना और बाकियों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है। अब लेट सपोज अगर ये ऑप्शन ना था तो फिर आप मोलर मास को देखते। पहले लेट सपोज अगर ये NH3 मैंने नहीं लिखा होगा ना तो फिर क्या होगा, फिर N2 होगा, फिर आपने मोलर मास को देखना है। बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फर्स्ट है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद डायपोल इंटरेक्शन है, और उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है। तो बाकियों में तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल लिखा है ना कि अगर एक सॉलिड को
कन्वर्ट हो रहा है किस में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब एडिंग हीट, अगर मैं इसमें हीट सप्लाई करूं, इसको हीट दे दूं, तो यार हाई टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेक करता है या बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक करता है ना। तो यार इधर आप जरा देखें, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, और जब लिक्विड दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो यार ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो आपने हीट अप्लाई किया है और यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हो तो कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड, और अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। नहीं, ये तो जनरल आपको बात की है ना, सॉलिड एंड लिक्विड बॉन्ड ब्रेकिंग से देखें ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। हाई टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेकिंग, लो टेम्परेचर बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, MCQs 9 है आपके पास कि अगर आपके पास डाई बेसिक एसिड हो कि जो कि 2 प्रोटॉन देते हो ना, लाइक H2SO4 है, एक ट्राई बेसिक एसिड लाइक 3 प्रोटॉन देते हो लाइक H3PO4 है, तो इसमें ये बात याद रखें ना कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन होती है, फर्स्ट डिसोसिएशन वो हमेशा फास्ट होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। तो उसका के फर्स्ट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, फर्स्ट डिसोसिएशन वो फास्ट होगा सेकेंड से, सेकेंड फास्ट होगा किधर से, थर्ड से फास्ट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज H2SO4 है ना, इसने एक हाइड्रोजन दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया ना। अब यार ये अगर दूसरा हाइड्रोजन देगा ना तो ये इसलिए मुश्किल से देगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो उसको तो प्रोटॉन की खुद ज़रूरत है ना, उसकी तो प्रोटॉन को खुद ज़रूरत है, तो ये दूसरा डिसोसिएशन क्या करेगा, वो मुश्किल से देगा। पहला हाइड्रोजन ये आसानी से देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट कि K1 जो है वो आपके पास K2 से ज़्यादा है। मतलब कंपेरेटिव डाई बेसिक है ना कि 2 प्रोटॉन देते हैं, तो बता रहे कि क्या दोनों प्रोटॉन इक्वल वो रेट से दे रहे हैं या कम ज़्यादा दे रहे हैं, तो पहला प्रोटॉन उसका रेट फास्ट होगा। अच्छा, MCQs 10 है कि इसमें बता रहे कि यार Kc और Kp कब इक्वल नहीं होगा। तो यार Kc और Kp कब इक्वल नहीं होगा, जब चेंज इन n नॉट इक्वल टू 0 हो। और चेंज इन n को हम किस तरह फाइंड करते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखें तो दोनों में मोल्स इक्वल है, यस। ऑप्शन बी में इक्वल है, ऑप्शन सी में इक्वल है, ऑप्शन डी में इक्वल नहीं है क्योंकि एक सॉलिड है और सॉलिड को हम Kc में यूनिटी लेते हैं, तो सॉलिड को आपने कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे अगर आप ये इक्वेशन देखें ना, 2 कार्बन सॉलिड है प्लस O गैस, ऑक्सीजन गैस है, कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब अगर मैं लेट्स सपोज चेंज इन n फाइंड करूंगा तो सॉलिड प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2 है ना, और माइनस रिएक्टेंट के, तो सॉलिड नहीं लूंगा, वो सिर्फ गैस लूंगा, तो आंसर क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। अच्छा, वंडरवॉल इक्वेशन में आपने एक ए देखा होगा और एक जो है वो बी देखा होगा रियल गैस इक्वेशन में, तो इसको हम वंडरवॉल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये बी जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा ना बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन, लेट सपोज, क्योंकि इसका मोलर मास ज़्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या होगा, वो बड़ा होगा, इसका थोड़ा छोटा, इसका और छोटा, इसका और छोटा, तो इसकी बी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन ए वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो मॉलिक्यूल में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी ए वैल्यू ज़्यादा होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पहले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को देखना है, लाइक यहाँ पे जो हमने एग्जांपल किया अमोनिया वाला, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या लिखा है कि इन वंडरवॉल इक्वेशन
द स्टेट ऑफ नॉन आइडियल द टर्म अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फोर्सेस की बात की है ना, तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में कौन सा करेक्ट नहीं होगा? तो यार जो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं वो हम क्या करते हैं कि ये 100% आइडियल गैस के लिए होता है ना, और उसका पहला पोस्टुलेट है कि गैसेस मॉलिक्यूल आर रैंडमली मूव, मतलब उसकी अपनी मर्जी है, वो किधर भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव विथ सेम स्पीड, तो ये बात तो गलत है। सेम स्पीड से तो वो मोशन नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा एवरेज की बात करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल फास्ट जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल स्लो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, एट अ गिवन टेम्परेचर PV इज प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है ना, नॉट करेक्ट लिखा है, नॉट ऊपर जरा देखिए, नॉट करेक्ट। A gas such as carbon monoxide will be most likely to obey ideal gas। तो कब obey करेगा ideal gas? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। जितना टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, दोबारा आपको बताया है 14 MCQs में कि द करेक्शन फैक्टर ए क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर सी। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के सारे मोशन क्या हो जाते हैं? वो सीज हो जाते हैं। सो इस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या? बी और वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, आगे क्या है? बिकम ज़ीरो अगर लिखा होगा तो करेक्ट होगा। हाँ, अच्छा 15 में ये अभी बताता हूँ ना, ये क्या है? इधर बॉयल्स, ईथर, ये ईथर लिखा है, ये गलत है, ये इसमें वो मिस्टेक हुआ है। सबर द 16 को आप ज़रा देखें। 16 में आपको लिखा है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है? 2NO में, और इसका आपके पास है K वैल्यू। अब आपको पता है कि 1/2N प्लस 1/2 ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू NO, इसका K क्या होगा? मैंने इस इक्वेशन से के साथ क्या किया है? मल्टीप्लाई बाय 1/2 ना, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई करोगे वो किधर जाएगा? वो पावर में जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जिस इक्वेशन को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में जाएगा। अच्छा 17 तो इजी है। कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, 28 ग्राम है ना, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 नंबर में किसका मास सबसे कम है? तो वो सबसे तेजी से भागेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ अ गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी यार एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब आपको ऑलरेडी बताया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम। क्या? HBr का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है ना, तो जब मास ज़्यादा होगा तो उसका रेट जो है वो स्लो होगा ना। जिसका मास कम है, मॉलिक्यूलर मास कम है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या होगा? वो फास्ट होगा। तो HBr इसका मास तो सबसे ज़्यादा है। ब्रोमीन का आई थिंक 53 नहीं 81 समथिंग इस तरह मास है,
तो इसका मास सबसे ज़्यादा है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। फिर नाइट्रोजन 28 और सबसे कम मास क्या है, वो हाइड्रोजन का है। अच्छा 20 है कि अ सर्टेन गैस 3 टाइम जो है वो तेज जा रहा है किस गैस से, हीलियम गैस से। तो यार ग्राम्स ला R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। एक आपको हीलियम गैस दिया है ना और एक अननोन गैस है, ये बात याद रखें ना। कितने टाइम तेज जा रहा है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1, सिंपलेस्ट रेशो है ना। M2 अननोन है और नीचे इसकी जगह क्या लिखो, हीलियम, और हीलियम का मोलर मास क्या है, 4 है। मैंने तो ये कैलकुलेट करना है, तो क्या लें, स्क्वायर कैंसल, ये 9 होगा, M2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। अच्छा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ अ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल, बॉयल्स लॉ है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। तो अगर मैं प्रेशर को डबल करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ हो जाएगा यार। बॉयल्स लॉ अप्लाई करें सिंपल। अच्छा 22 ज़रा आप चेक करें, अब इसमें लिखा है कि टेम्परेचर भी डबल कर दे और प्रेशर को 4 टाइम्स डबल कर दे तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा। तो यार हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, यार ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू T। हमें वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम T डिवाइड बाय P। अब स्टेटमेंट को ज़रा देखें, टेम्परेचर इज डबल तो T 2 और प्रेशर इज 4, तो इसकी जगह कैंसल हाफ। अच्छा एट विच टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल बिकम इक्वल, तो ये याद रखिए सिर्फ -40 डिग्री है ना, -40 के जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आप इसमें बराबर होते हैं। इसका फार्मूला नोट कर दें, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 1.8। तो अगर आप यहाँ पे -40 वैल्यू पुट करोगे ना तो फ़ारेनहाइट का आंसर भी -40 आएगा। सिर्फ ये -40 इस तरह है कि जिसमें फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है वो इक्वल हो जाते हैं। अच्छा 22 है आपके पास, कि a volume occupied by 3.5 ग्राम ऑक्सीजन एट STP कंडीशन है। तो यार हमें पता है कि STP पे अगर मैं कोई भी गैस लूँगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 dm³ होगा ना। अब गैस हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है, तो STP पे उसका वॉल्यूम कितना होगा। ये एक कांस्टेंट रिलेशन है कि अगर आप कोई भी गैस लोगे STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 dm³ होगा और RTP पे कितना होगा 24, ठीक है। अब आपको बताया है कि ऑक्सीजन का आपने कितना ग्राम लिया है, 3.2 ग्राम, तो ये क्या होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर 2.24 dm³ आ जाएगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिसेंबल इन आइडियल गैस, ये बात याद रखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम इसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं तो ये मोस्ट आइडियल बिहेवियर शो करेगा। सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर हाइड्रोजन और हीलियम शो करेगा। इसकी जो A वैल्यू है ना, A वो जो वंडरवॉल कांस्टेंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा आइडियल होगा वो हीलियम, वो इसलिए ना क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर सकता है ऊपर जाके, लेकिन हीलियम इनर्ट गैसेज है। तो अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो इट्स मीन कि उसमें थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हीलियम। अच्छा रियल गैस डिविएट मोर आइडियल बिहेवियर, वही दोबारा सेम MCQs है।
कौन सा? सी वाला। अच्छा, ये अब आपका क्वेश्चन है, विच गैस डिविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो डिविएशन कौन सा ज़्यादा शो करेगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना। तो यार इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं होती ना। तो अब मैंने किस फैक्टर की तरफ जाना है? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किस में है? सल्फर डाइऑक्साइड का है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली रियल बिहेवियर शो करेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड है। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इक्वल वॉल्यूम। तो यार जब वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना 29 भी इजी है। प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर? बैरोमीटर से। द इक्वेशन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि यार एक इक्वेशन आपको पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस तरह है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन इसके तो एप्लीकेशन भी है ना। हम जब वो फाइंड करते हैं, देखें एन की वैल्यू अगर मोल्स वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, क्लियर, और इसको उधर शिफ्ट करें तो पी एम एम डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? डेंसिटी के। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस करेक्ट आएगा, क्योंकि इससे आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, इससे आप मास ऑफ अ गैस भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, 31 है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोफिशिएंट। मतलब एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है। वंडर वॉल इक्वेशन में जो ए है ना, ए, इसकी बात कर रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा। तो यार अभी हमने पढ़ा कि ए वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक और बात सुने, ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वो इजीली लिक्विफाई होगा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। तो यार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इजीली लिक्विफाई। यस, तो जब इजीली लिक्विफाई होगा तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर करना नहीं पड़ेगा, आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। और जो चीज़ लिक्विफाई आसानी से होती है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो वाटर में सॉल्युबल भी होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है? तो ये तो गलत है ना। तो ऊपर आपके स्टेटमेंट में लिखा है इनकरेक्ट लिखा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी नंबर है। अच्छा, पेंटेन एट रूम टेम्परेचर, पेंटेन मीन पेट्रोल, वो लिक्विड है। और ये ग्राम्स ला, सॉरी चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, एवोगाड्रो ला, ये हम गैसेस के लिए पढ़ते हैं ना, तो ये उसको ओबे नहीं करेगा, ये गैसेस के लिए है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पॉसिबल होगा? जिसमें फोन मौजूद हो, जिसमें फोन मौजूद हो तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है या नॉन पोलर? तो नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस अब आपको कह रहा है कि किधर किस में होती है? सब में होती है, क्योंकि यार ये गैस है। अच्छा, पेट्रोल वो पेंटेन लिक्विड है, लेकिन ये भी तो नॉन पोलर है ना। और आयोडीन ये सॉलिड है ना, लेकिन ये भी तो नॉन पोलर है। तो यार जो भी नॉन पोलर होगा, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो, तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। और एवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, इवापोरेशन ऑल टेम्परेचर पे पॉसिबल है, सो इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यस, सब पे पॉसिबल इवापोरेशन। द लोवेस्ट वेपर प्रेशर। अच्छा, इवापोरेशन और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
तो जिसका इवापोरेशन कम होगा तो यार उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यार आप ज़रा देखिए, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केरोसिन ऑयल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और मरकरी में तो कौन सा स्ट्रांग होता है? मेटेलिक स्ट्रांग होता है ना। तो सबसे कम वेपर प्रेशर मरकरी में होगा क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड है वहाँ पे, और जितना स्ट्रांग तो उतना अच्छा। 38 इजी है। द शेप ऑफ पेरेंट्स इन अ क्रिस्टल ग्रोथ इज कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट। और जो एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और NaCl, क्या NaCl से करंट पास होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो चला गया है ना, वो तो उसने बॉन्ड बनाया है। तो NaCl क्रिस्टल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन सॉलिड मरकरी, तो मरकरी यार सारे मेटल्स हैं ना, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। और NaCl किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? FCC फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यूबिक फॉर्म में है, लेकिन क्यूबिक के 3 फॉर्म है ना, एक सिंपल क्यूबिक है, एक बॉडी सेंट्रल क्यूबिक है, और एक तो NaCl एक्चुअली फेस सेंट्रल क्यूबिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, चूज द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पॉसिबल होगा? जिसमें यार फोन मौजूद होता है। तो वाटर में है, यस। कार्बोक्सिलिक एसिड में, यस। अच्छा, ईथर में आप जरा देखिए, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, लेकिन अगर इसको मैं वाटर के साथ डालूं तो किसी और के साथ तो बना सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। लेकिन यार HCl तो ना अपने साथ बना सकता है और ना किसी और के साथ बना सकता है, क्योंकि इसमें फोन नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपने देखना है। तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। किस में था ना, अटैच नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपने साथ नहीं बना सकता। नहीं, क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। वाटर के साथ आपने सिर्फ फोन देखना है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें होना चाहिए वाटर के साथ। लेकिन अगर अपने मॉलिक्यूल के साथ होना तो उसमें फिर आपने डायरेक्ट हाइड्रोजन देखना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, ये देखिए, वाटर तो वो अपने साथ बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने साथ बना सकता है, ईथर अपने साथ नहीं बना सकता, लेकिन वाटर के साथ बना सकता है। वाटर के साथ आपने सिर्फ फोन को चेक करना है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग किस में होता है? फिर वाटर में, और फिर NH3 में। बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा होगा। वो इसलिए है ना क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अच्छा, एट हाई एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100, ये उस दिन बताया था। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जितना प्रेशर कम होगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितना प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अब आपको कहा है कि 100 से बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स है। और आइस में, आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, रेट, ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। और केमिकल इक्विलिब्रियम कहीं ओपन कंटेनर में हो सकता है, हमेशा क्या चाहिए? क्लोज कंटेनर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर डी आएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन रीच टू इक्विलिब्रियम स्टेट मस्ट बी एट क्लोज कंटेनर। अच्छा, Kc को हम किस तरह लिखते हैं? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, तो यार Kc और प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है ना,
तो अगर के सी वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट कम होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश व्हेन, केमिकल इक्विलिब्रियम में यार सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सिर्फ रेट सेम होना चाहिए, कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं है। कंसंट्रेशन सेम भी हो सकता है, रिएक्टेंट का ज़्यादा भी हो सकता है, रिएक्टेंट का कम भी हो सकता है, सिंपल रेट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, के सी ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज लार्ज, तो दोबारा वही इक्वेशन, जब के सी ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, दोबारा यही आपके पास लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। तो जब साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा तो कौन सा रिएक्शन है, एक्सो है। अब आपको बताया है कि यार इसका अमाउंट ज़्यादा करना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक किस टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पे, बट साथ में प्रेशर को भी देखें, इसके मोल ज़्यादा है तो साथ क्या होगा, हाई प्रेशर, और कंसंट्रेशन तो नहीं लिखा, तो ये दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जब चेंज इन एन लेस देन ज़ीरो हो, लेस देन ज़ीरो मीन चेंज इन एन नेगेटिव हो, और नेगेटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट के मोल कम हो रिएक्टेंट के, तो उस टाइम के पी इज लेस देन के सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।